गुड मॉर्निंग क्लास 12। इसके पहले हमने सांस्कृतिक परिवर्तन में आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण पढ़ा था। आज हम सांस्कृतिकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सांस्कृतिकरण तो उपनिवेशवाद के द्वारा सांस्कृतिकरण में भी परिवर्तन आया। सांस्कृतिकरण को सर्वप्रथम एम.एन. श्रीनिवास ने परिभाषित किया। संस्कृतिकरण, अब देखिए बच्चों, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाति या जनजाति या अन्य समूह उच्च जातियों विशेषकर द्विज जातियों की जीवन पद्धति, अनुष्ठान, मूल्य, आदर्श, विचारधाराओं का अनुकरण करते हैं। कहने का मतलब संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति के व्यक्ति के धार्मिक विश्वासों, रीति रिवाजों, कर्मकांडों और उनकी जीवन शैली को अपनाता है। इसे ही हम संस्कृतिकरण कहते हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के कुर्ग एक जाति है। कुर्ग लोगों के अध्ययन करके सामाजिक और धार्मिक जीवन का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने पाया कि निम्न जातियों में पहले मांसाहार, शराब, विधवा पुनर्विवाह और पशु बलि प्रथा का प्रचलन था। अब उन्होंने यह व्यवहार के इन तरीकों को छोड़कर ब्राह्मण जातियों के सांस्कृतिक व्यवहारों को अपनाना आरंभ कर दिया। तो श्रीनिवास इन्होंने दक्षिण भारत का एक गांव है कुर्ग, उसके अध्ययन किया। उसी का अध्ययन करके इन्होंने यह बताया कि जो निम्न जाति के लोग थे वो मांसाहार, मांस मछली खाते थे, विधवा पुनर्विवाह प्रचलित थी, पशु बलि प्रथा, ये सब चीज़ें, ये सब व्यवहार निम्न जातियों में पाया जाता था। लेकिन अब निम्न जातियां इन सब व्यवहारों को छोड़कर ब्राह्मण जातियों के सांस्कृतिक व्यवहारों को अपनाना प्रारंभ कर दिया। इसका उद्देश्य उच्च जातियों के व्यवहारों का अनुकरण करके अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाना था। तो बच्चों, कहने का मतलब है कि यहाँ निम्न जातियाँ अपने आप को, अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करने लगे। इसी कारण श्रीनिवास ने आरंभ में इस प्रक्रिया को ब्राह्मणीकरण कहा और बाद में इसका नाम संस्कृतिकरण दिया। तो सीधे शब्दों में संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाति का व्यक्ति उस जाति के रीति रिवाजों को अपनाता है। आगे है संस्कृतिकरण का संबंध निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों के सभी तरह के व्यवहारों के अनुकरण करने में नहीं है, बल्कि संस्कृतिकरण केवल उन्हीं परिवर्तनों को स्पष्ट करती है। कहने का मतलब संस्कृतिकरण उन्हीं परिवर्तनों को बताती है जिसके अंतर्गत निम्न जातियों द्वारा उन सांस्कृतिक परंपराओं का पालन किया जाने लगता है जिनका संबंध हिंदुओं की जो मुख्य परंपरा रही है, जैसे पाप पुण्य, कर्म संबंधी विश्वास, संस्कारों की पूर्ति, मोक्ष संबंधी विश्वास, त्योहारों को मनाने के तरीके, कुछ ऐसी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं जिनका संबंध हिंदुओं की बृहद का मतलब बड़ी परंपराओं से है। तो जब निम्न सामाजिक स्थिति वाली किसी जाति के लोग इन्हीं परंपराओं के अनुसार अपने जीवन के ढंग को बदलने लगते हैं तो उनकी सामाजिक स्थिति में पहले की तुलना में कुछ ऊंची हो जाती है। इसी को हम संस्कृतिकरण कहते हैं। तो कहने का मतलब जो निम्न जाति का व्यक्ति है वह उच्च जातियों के रीति रिवाजों, कर्मकांडों और विश्वास, मोक्ष प्राप्त करना, ये सारी जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं
इन्हें ही कोई निम्न जाति का व्यक्ति जब अपने जीवन में उतारने लगता है तो उसकी सामाजिक स्थिति पहले से ऊंची हो जाती है। इसी को हम संस्कृतिकरण कहते हैं। तो बच्चों, भारत के बहुत सारे भागों में आज बहुत सारी जनजातियां भी हैं। तो जनजातियों में भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। बहुत सी जनजातियां ने अपने परंपरागत धार्मिक और जादुई विश्वासों को छोड़कर हिंदू धार्मिक विश्वासों और कर्मकांडों को अपनाना आरंभ कर दिया है। कहने का मतलब, जो जनजातियां थी उनमें जादू टोना धार्मिक कर्मकांडों की बहुलता थी। आज वो जनजातियां इन धार्मिक विश्वासों को छोड़कर हिंदू धर्म के धार्मिक विश्वासों और परंपराओं को अपना रहे हैं। तो ये हो गया संस्कृतिकरण। आगे है संस्कृतिकरण की विशेषताएं। तो ये मेन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की निम्न विशेषताएं बताई हैं। तो पहला है, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जो निम्न जातियों की परंपरागत सामाजिक परिस्थिति में होने वाले परिवर्तन और सुधार को स्पष्ट करते हैं। तो कहने का मतलब, संस्कृतिकरण के द्वारा कोई निम्न जाति का व्यक्ति अपनी परंपरागत जो उसकी स्थिति है, अपनी स्थिति को ऊंचा उठाता है। कहने का मतलब, उसकी परंपरागत स्थिति में परिवर्तन होता है और सुधार होता है। यह प्रक्रिया संपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे में परिवर्तन नहीं लाती। कहने का मतलब, जो सामाजिक है और सांस्कृतिक संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे में परिवर्तन नहीं लाती। अगला पॉइंट है, संस्कृतिकरण कुछ बाहरी दशाओं का परिणाम नहीं है। जब समाज के अंदर ही कुछ विशेष दशाओं के प्रभाव से परिवर्तन होने लगता है, केवल तभी यह प्रक्रिया प्रभावी बनती। कहने का मतलब, ये बाहरी स्थिति का परिणाम नहीं बल्कि समाज के अंदर ही होने वाले प्रभाव का ही परिवर्तन है। आगे है, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत निम्न जातियों द्वारा उन परंपराओं का अनुकरण किया जाने लगता है जिनका प्रचलन कुछ समय पहले केवल उच्च जातियों या प्रभावशाली जातियों में था। जैसे जनेऊ धारण करना, कर्मकांडों के अनुसार संस्कारों को पूरा करना, शाकाहारी भोजन करना, अपवित्र पेशे से दूर रहना, तीर्थ यात्रा करना आदि। तो कहने का मतलब, अब निम्न जातियां भी क्या कर रही, उच्च जातियों की तरह जनेऊ धारण कर रहे हैं, शाकाहारी भोजन कर रहे हैं और धार्मिक कर्मकांडों का भी पालन कर रहे हैं। व्रत त्योहार आदि को एक उच्च जातियों की तरह अपना रहे हैं या उच्च जातियों की तरह आचरण कर रहे हैं। अगला है, संस्कृतिकरण का तात्पर्य केवल ब्राह्मण जातियों के व्यवहारों को ग्रहण करना ही नहीं, यह अनुकरण क्षेत्र किसी भी प्रभावशाली जाति की सांस्कृतिक विशेषताओं से हो सकता। कहने का मतलब, यह केवल ब्राह्मणों के व्यवहार से ही नहीं बल्कि किसी भी क्षेत्र की जो प्रभावशाली है, शक्तिशाली व्यक्ति है, उनकी सांस्कृतिक विशेषता से हो सकती है। संस्कृतिकरण का संबंध बड़े समूह द्वारा किसी उच्च या प्रभु जाति की सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण। कहने का मतलब, संस्कृतिकरण में उच्च जाति के व्यक्ति के व्यवहारों, प्रथाओं, परंपराओं को कोई निम्न व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। आगे है, वर्तमान दशाओं में संस्कृतिकरण तथा विसंस्कृतिकरण की प्रक्रियाएं साथ साथ देखने को मिलती हैं। जब उच्च जाति के लोग अपनी परंपरागत सांस्कृतिक विशेषताओं को छोड़कर निम्न जातियों के व्यवहारों को अपनाते हैं तब इसे विसंस्कृतिकरण कहते हैं, डिसंस्कृताइजेशन। कहने का मतलब, विसंस्कृतिकरण उच्च जाति
जब उच्च जाति के लोग अपनी परंपरागत सांस्कृतिक विशेषताओं को छोड़कर निम्न जातियों के व्यवहारों को अपनाने लगते हैं तो इसे ही विसंस्कृतिकरण कहा जाता है। इसमें क्यों है विसंस्कृतिकरण क्या है? तो विसंस्कृतिकरण में उच्च जाति के लोग अपनी जो परंपरागत उनकी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं उनको विशेषताओं को छोड़कर वो निम्न जाति के व्यवहारों को अपनाने लगते हैं तो इसे ही हम विसंस्कृतिकरण कहते हैं। और उच्च जातियों द्वारा मांस और मदिरा का उपयोग करना, परंपरागत वैवाहिक नियमों का उल्लंघन करना, कर्मकांडों को छोड़ना, जनेऊ का त्याग करना, ये सब विसंस्कृतिकरण के उदाहरण हैं। तो कहने का मतलब जो प्रथाएं परंपराएं निम्न जातियों में प्रचलित थी, जब वही प्रथाएं परंपराएं उच्च जाति के लोग अपनाने लगते हैं तब उसी को हम विसंस्कृतिकरण कहते हैं। आगे है सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन में संस्कृतिकरण की भूमिका। तो बच्चों आगे है सामाजिक परिवर्तन में संस्कृतिकरण की क्या भूमिका है। तो ये मेन श्रीनिवास ने भारतीय समाज में संस्कृतिकरण के फलस्वरूप होने वाले निम्न परिवर्तन बताए हैं। तो पहला है निम्न जातियों की जीवन शैली में परिवर्तन। तो परंपरागत रूप से जाति व्यवस्था के अंतर्गत निम्न जातियाँ सभी तरह के सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक अधिकारों से वंचित थी। तो प्रारंभ में क्या था? तो प्रारंभ में निम्न जातियाँ सभी तरह के जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अधिकार थे इन्हें प्राप्त नहीं थे। संस्कृतिकरण के कारण इनकी स्थिति में परिवर्तन आया और इनमें एक नई चेतना का विकास हुआ। आज उच्च और निम्न जातियों के व्यवहारों में किसी तरह का अंतर करना मुश्किल होता है। कहने का मतलब अब उच्च जातियों की तरह निम्न जातियां भी हर चीज़ में शक्तिशाली हो गई हैं। आगे है दूसरा पॉइंट है आपका जातिगत नियमों की कठोरता में कमी। तो पहले क्या था बच्चों? जाति व्यवस्था कठोर थी, कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से दूसरी जाति को ग्रहण नहीं कर सकता था। लेकिन संस्कृतिकरण के परिणाम स्वरूप जाति के परंपरागत नियम बहुत तेज़ी से कमज़ोर होने लगे। आज विभिन्न जातियों के बीच संपर्क बढ़ा। खान पान से संबंधित खान पान भेदभाव पूरी तरह से लगभग समाप्त हो चुके हैं। निम्न जातियां भी राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय में तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। निम्न जातियों के धार्मिक व्यवहारों का रूप भी उच्च जातियों की तरह होता जा रहा है। इस प्रकार संस्कृतिकरण ने भारत की जो परंपरागत सांस्कृतिक संरचना थी उसमें परिवर्तन लाया। अगला पॉइंट समाज की शक्ति संरचना में परिवर्तन। समाज की शक्ति संरचना में परिवर्तन। परंपरागत रूप से सभी जातियों का कर्तव्य ब्राह्मणों के प्रभुत्व को स्वीकार करना था। कहने का मतलब परंपरागत रूप से सभी जातियां ब्राह्मणों के प्रभुत्व को स्वीकार करना था। संस्कृतिकरण में वृद्धि होने से उच्च जातियों के अधिकार कम होने लगे। तो कहने का मतलब जब संस्कृतिकरण आया तब उच्च जातियों के जो अधिकार थे वो कम होने लगे। निम्न जातियों की राजनीतिक और सामाजिक शक्ति और संरचना राजनीतिक और सामाजिक शक्ति बढ़ने से भी शक्ति संरचना पर उच्च जातियों का एकाधिकार समाप्त हो गया। कहने का मतलब अब निम्न जातियों की भी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति उच्च हो गई, जिससे उच्च जातियों का जो एकाधिकार था वो धीरे धीरे कम हो गया या समाप्त होने गया। अगला है अंतर जातीय संबंधों में परिवर्तन। तो संस्कृतिकरण के द्वारा विभिन्न जातियों के बीच सांस्कृतिक विभेद कम हो गए, उनके बीच जो दूरी थी वो भी कम हो गई। अगला है स्थानीय गतिशीलता में वृद्धि। तो बच्चों अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए
निम्न जातियों के लोग, बहुत से लोग अब किसी दूसरे गांव, कस्बे या नगर में जाकर रहना अधिक अच्छा समझने लगे। गतिशीलता का मतलब ही होता है परिवर्तन, गतिशील, बदल जाए एक स्थान से दूसरे स्थान। तो लोग स्थान परिवर्तन करके अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार कर लेते थे, तो दूसरे लोगों भी स्थान परिवर्तन को प्रोत्साहन मिलता था। अगला है विसंस्कृतिकरण में वृद्धि। परंपरागत व्यवसायों पर जब उच्च जातियों का एकाधिकार समाप्त हो गया, तो बहुत से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ने चमड़े, शराब, बीड़ी बनाने जैसे व्यवसायों के अतिरिक्त कपड़े धोने की लॉन्ड्रियाँ खोलना आरंभ कर दी। उच्च जातियों के बहुत से लोग खेती और मजदूरी के द्वारा भी अपनी जीविका उपार्जित करने लगे। निम्न जातियों की तरह उच्च जाति के लोग भी मांस, मदिरा का विसंस्कृतिकरण का मतलब है कि निम्न जातियों के व्यवसायों को अब उच्च जातियों के लोग भी अपनाना प्रारंभ कर दिए। आज देखिए बच्चों, हर जाति के लोग शराब, बीड़ी बनाने के उद्योग या कपड़े धोने की जो लॉन्ड्रियाँ होती हैं, जहाँ कपड़े धुले जाते हैं, ये सारे चीज़ें आरंभ कर दी हैं। तो निम्न जातियों की तरह उच्च जाति के लोग भी मांस, मदिरा खाने लगे हैं। अगला पॉइंट है नई समस्याओं में वृद्धि। तो संस्कृतिकरण के प्रभाव से समाज में अनेक समस्याएं भी पैदा हुई। जब उच्च जातियों के द्वारा निम्न जातियों को अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने से रोका जाता है, तो इससे गांव में अंतर्जातीय तनाव और संघर्ष भी पैदा हो जाती है। निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों के कर्मकांडों का पालन करने से रूढ़िगत व्यवहारों में भी परिवर्तन होने लगता है। यही कारण है निम्न जातियों में अब बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी बुराइयां पैदा होने लगे। निम्न जाति के लोग नगरों में जाकर अपनी स्थिति को ऊंचा उठा लेते हैं। वह पुनः गांव लौटकर खेती या परंपरागत व्यवसाय नहीं करना चाहते, जिससे इन जातियों में बेरोजगारी में भी वृद्धि हो गई। इस प्रकार से कहने का मतलब अब निम्न जाति के लोग भी खेती नहीं करना चाहते। जब वह शहरों में जाकर रहने लगते हैं और अपनी स्थिति को ऊंचा उठा लेते हैं, तो गांव में पुनः लौटकर आने पर वह अपना परंपरागत व्यवसाय नहीं करना चाहते हैं, जिससे उनके सामने बेरोजगारी की भी समस्या होती है। इस प्रकार से भारतीय समाज की परंपरागत सांस्कृतिक विशेषताओं को बदलने में संस्कृतिकरण की भूमिका प्रमुख रही है। तो ये है संस्कृतिकरण की विशेषताएं। आगे है संस्कृतिकरण की आलोचना। संस्कृतिकरण की आलोचना तो कुछ समाजशास्त्रियों ने अनेक स्तरों पर श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत संस्कृतिकरण की अवधारणा की आलोचनाएं भी की हैं। तो पहला है, यदि निम्न जाति के कुछ व्यक्ति दुष्ट जातियों या प्रबल जातियों का अनुकरण करके अपनी स्थिति सुधार करने का दावा करते हैं, तो इससे पूरे समाज की संरचना अथवा संस्कृति में परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब संस्कृति का संबंध संपूर्ण समाज में फैली हुई असमानता और भेदभाव को समाप्त करने से नहीं है। तो यहाँ आलोचना हो रही है। कहने का मतलब जब निम्न जाति के लोग उच्च जातियों का अनुकरण करके अपनी स्थिति को सुधार करने का दावा करते हैं, तो इससे पूरे समाज की संस्कृति में परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब संस्कृतिकरण संपूर्ण समाज में फैली असमानता और भेदभाव को समाप्त करने से सक्षम नहीं है। अगला है संस्कृतिकरण के द्वारा ऐसा मान लिया जाता है कि उच्च जातियों की जीवन शैली प्रत्येक दशा में निम्न जातियों की जीवन शैली से उच्च होती है। यह भी एक गलत है। इस अवधारणा में पवित्रता और अपवित्रता के बारे में जाति नियमों को अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता दी गई। अगला है जनजातियों के संदर्भ में भी कहा जाता है कि उनके द्वारा कन्या मूल्य की जगह दहेज प्रथा को अपनाने के कारण संस्कृतिकरण हुआ। तब ऐसा लगता था कि कन्या मूल्य की तुलना में दहेज प्रथा एक
बेहतर परंपरा है, यह एक केवल भ्रांति ही है। कहने का मतलब बच्चों, जनजातियों में कन्या मूल प्रचलित था। कन्या मूल का मतलब कन्या के पिता को पैसा दे के कन्या को अपना लेना, यही कन्या मूल था। ये प्रथा जनजातियों में प्रचलित थी। अगला है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में दलित जातियों के जिन कार्यों को अपवित्र और पिछड़ा माना गया वह श्रम की गरिमा के विरुद्ध है। अपने परंपरागत कार्य को छोड़कर उच्च जातियों के व्यवसाय को अपनाना किसी समूह को श्रेष्ठ नहीं साबित करता। कहने का मतलब, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में दलित जातियों के जो कार्य हैं उनको अपवित्र माना गया, पिछड़ा माना गया, जो श्रम की गरिमा के विरुद्ध है। इसलिए इस व्यवसाय को अपनाना, इसलिए अपने परंपरागत कार्य को छोड़कर उच्च जातियों के व्यवसाय को अपनाना किसी समूह को श्रेष्ठता नहीं प्रदान करता। तो ये हो गया बच्चों संस्कृतिकरण। पढ़ लीजिएगा इसको।